हेलो एवरीवन, मैं हूं शशिकांत और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जूकेम, जिसमें हमें मिलती है डीप स्टडी बट इन इजी वे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो कार्बन को स्पेशल बनाती थी। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके क्लास 11th में भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है, मीन्स बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बना करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से कार्बन अपने दूसरे एलिमेंट्स एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हर वीडियो में एक रिकैप सेक्शन होता है जिसमें हम पिछले वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करते हैं ताकि आपको पिछली याद की हुई चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाए और आपको आगे वाली चीज़ें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन का रिकैप। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 वोलर, सेकंड बर्जीलियस, थर्ड रदरफोर्ड एंड फोर्थ विलियम क्रुक्स। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं, इसका आंसर है बर्जीलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है आपको याद आ रहा होगा। बर्जीलियस ने बताया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें वाइटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि लिविंग बींग्स में ही पाई जाती है। तो ये थ्योरी दी थी बर्जीलियस ने। ओके स्टूडेंट्स, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्टली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। ऑप्शंस दिए हैं आपके। फर्स्ट मीथेन, सेकेंड यूरिया, थर्ड एल्कोहल एंड 4 अमोनियम साइनेट। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या सही आंसर होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही। फर्स्टली प्रिपेयर्ड कंपाउंड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था, वो है यूरिया। यहाँ पर 2 और ऑप्शन दिए हैं, एल्कोहल और मीथेन, जो कि फर्स्टली प्रिपेयर्ड नहीं है। और हमें पता है अमोनियम साइनेट ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसी को हीट अप करने पर इसके एटम्स रीअरेंज हुए थे और यूरिया में कन्वर्ट हो गया था। तो सही आंसर होगा यूरिया। तो स्टूडेंट्स, इस रिकैप सेक्शन के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बट मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप सभी के लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे किस तरह से कार्बन दूसरे एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, एटम्स के बारे में जब हमने पढ़ा 9th क्लास में, तो हमने ये भी पढ़ा होगा कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट इनर्ट गैस। तो ऐसा क्या रीजन है कि एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मीन्स सिंगल एटम नहीं रह सकता, जबकि कुछ एटम रह सकते हैं। किसके एटम्स? इनर्ट गैसेस के एटम्स, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट की स्टडी करने पर पता चला कि कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो रिएक्टिव नहीं हैं? वो नोबल गैस हैं। और इनकी स्टडी करने से पता चला जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सभी के एटम्स में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स जिस एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम फ्री एग्जिस्ट कर सकता है और दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग नहीं करता है, मीन्स वो रिएक्ट नहीं करता है। सिर्फ हीलियम ही एक ऐसा एटम है जिसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि लास्ट सेल ही उसकी फर्स्ट सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो हीलियम इनर्ट गैस की कैटेगरी में आता है। तो हीलियम के अलावा अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट्स को देखते हैं जिसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एटम फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, मीन्स वो एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो इस बेस पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया गया।
तो अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि जिन एलिमेंट्स के एटम में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं? हर एटम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ये जो टेंडेंसी है हर एटम्स की कि वो अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, तो इसी पर उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। लास्ट सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उस एटम की वैलेंसी डिसाइड करते हैं। हमने 9th क्लास में वैलेंसी के बारे में भी पढ़ा होगा। अभी इस समय हम उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम फोकस करना चाहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग पर। तो स्टूडेंट्स, हर एटम में टेंडेंसी होती है कि वो अपनी लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बनाए। इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ईच एटम वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मीन्स हर एटम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। और इसके लिए हर एटम के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। 1, या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। और एक एलिमेंट है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपना नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। सोडियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन होगा? वो होगा नियॉन, और नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। और क्लोरीन का नियरेस्ट एटम आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। तो क्लोरीन आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है और सोडियम नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। और हमें पता है नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करके नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। और जब हमने ये पढ़ा है कि एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, अगर उसके आसपास कहीं क्लोरीन एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और रिसीव करके इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। तो इसके लिए हम लूज डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। लूज डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी एटम के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डॉट या क्रॉस से ड्रा करते हैं या डिफरेंट कलर से ड्रा करते हैं। जैसे सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने ऐसे ड्रा कर दिया, और क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने इसको क्रॉस से ड्रा कर दिया 7। अब सोडियम एटम की टेंडेंसी क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और क्लोरीन एटम की टेंडेंसी है वो गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी तरफ से एरो गेन करने वाले एटम की तरफ हम ड्रा करते हैं। तो इससे क्या होगा, सोडियम ने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, और जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पहले से थे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके सोडियम का क्लोरीन के पास पहुँचा। अब क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। तो दोनों आयंस में कन्वर्ट हो गए
अब आयंस पर अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे NaCl मॉलिक्यूल्स में। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह से एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग करते हैं तो इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है और आयनिक बॉन्ड कब बनता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और जब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या नियर अबाउट सेम होती है तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन कब शेयर किए जाते हैं? जब किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स हों। कोवैलेंट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आइए इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन का। दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किस तरह से बॉन्डिंग होती है? तो बॉन्डिंग शो करने के लिए हमें लिविश डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, और इस स्ट्रक्चर में हम एटम्स के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो हम 2 हाइड्रोजन एटम ड्रा करेंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, मीन्स हाइड्रोजन के पास सिंगल सेल है और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए हम 2 हाइड्रोजन ड्रा करेंगे। ये भी हाइड्रोजन है और इसके भी सिंगल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास सिंगल सेल है और सिंगल सेल में नील्स बोर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेल के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि ये भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहता है। ये भी चाहता है कि हम भी नोबल बन जाएं, और इसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या रिसीव कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब इसका नियरेस्ट एटम क्या होता है? हीलियम, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और हीलियम का डुएट कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन भी अपना डुएट कंप्लीट करना चाहता है, और इसके लिए दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब शेयरिंग में क्या होता है कि जो चीज़ शेयर की जाती है उसमें दोनों का बराबर की हिस्सेदारी होती है। तो होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के मिडिल में आ जाते हैं, मिड में आ जाएंगे। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाएंगे। इस तरफ ये हाइड्रोजन एटम और इस तरफ ये हाइड्रोजन एटम। जब ये हाइड्रोजन एटम पास पास आते हैं तो इनकी सेल ओवरलैप कर जाती हैं, और जब सेल ओवरलैप करेंगी तो आप देखेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की सेल में आ जाते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सेल में भी आ जाते हैं। तो दोनों एटम ये समझते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, और वो अपना डुएट कंप्लीट समझ करके आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेयरिंग में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जितने पेयर इलेक्ट्रॉन के यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं दोनों एटम्स के बीच में उतनी लाइन से हम इसको शो करते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल लाइन हमने ड्रा किया। सिंगल लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आपस में शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। Cl2, atomic number of chlorine is 17, electronic configuration 2, 8, 7.
क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रा करें, Cl, इसकी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर देते हैं, 7। यहां पर Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है, इसलिए हमें 2 एटम्स ड्रा करने पड़ेंगे। इस क्लोरीन के भी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर देते हैं, 3 4 5 6 7। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन की लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्लोरीन भी अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। इस क्लोरीन एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये कहे कि आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो क्या कहता है? बहुत होशियार हो, अगर आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हमारा नहीं ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल दोनों समझदार होते हैं, इसलिए दोनों आपस में बहस ना करके कहते हैं ठीक है, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों लोग आपस में साझेदारी कर लेते हैं। आप 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, हम 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे देते हैं, दोनों का काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए दोनों एटम पास पास आ जाते हैं, शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। कैसे? शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से हमने ड्रा कर लिया, बाकी इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों ओर हम ड्रा कर देते हैं। अब 1 यहाँ पर ड्रा किया, 2 3 4 5 6 7 और 7 इलेक्ट्रॉन इसके ड्रा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब दोनों के पास पास आने पर क्या होता है कि इनकी सेल्स ओवरलैप कर जाती हैं। इसकी सेल जब दूसरे एटम पर ओवरलैप करेगी तो दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन इसकी सेल के अंदर आ जाता है। तो अब देखिए इसके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक। और इसकी सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं और जितने पेयर पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, उतने पेयर को हम लाइन से शो कर देते हैं। Cl के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है, तो हम इसे सिंगल लाइन से ड्रा कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो हमें एग्जाम में दोनों स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ड्रा करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट मैनर से हमें शो करना है। जैसे हमने एक को डॉट से शो किया और दूसरे को क्रॉस से शो किया, या फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन किसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करते समय इनके बीच हम नियर अबाउट इक्वल डिस्टेंस रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स सेल में मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होंगे। एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो कर रहे होते हैं तो सर्किल जो बनाए वो सर्किल ही होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर्किल ना बना करके उसको बहुत सारे शेप में चेंज कर देते हैं। कोई ट्रायंगल बना देता है, कोई रेक्टेंगल बना देता है, कोई पॉलीगोनल बना देता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जांपल्स देखे सिंगल बॉन्ड की, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है और इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल डबल कोवैलेंट बॉन्ड का। डबल कोवैलेंट बॉन्ड स्टूडेंट, जैसे सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे डबल बॉन्ड को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अब इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन का। O2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयरिंग के लिए चाहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब अगर दोनों एटम आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो इनका काम बन सकता है। तो चलिए देखते हैं, ड्रा करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। दूसरा भी ऑक्सीजन ही है, इसकी भी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। ये एटम इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है और ये एटम इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट होते हैं उनको हम सेंटर में लिखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के सेंटर में आ जाते हैं। फिर बाकी इलेक्ट्रॉन भी हम ड्रा कर लेते हैं दोनों ऑक्सीजन के। इसके बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसके भी 4 बचते हैं, 1 2 3 4। पास पास आने पर सेल्स ओवरलैप कर जाएंगी और ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसकी सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमने डिफरेंट मैनर से शो किया है ताकि हमें पता चले कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स चाहे जिस एटम के हों, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सबका वेट, सबका चार्ज एक जैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट मैनर से शो जरूर करते हैं, लेकिन होते वो सेम ही हैं, इसलिए एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, तो इसका मतलब इन दोनों एटम्स के बीच में हम डबल बॉन्ड शो करेंगे। ये तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक, अब एक एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन गैस, सबसे पहले इसका हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। नाइट्रोजन की लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। नाइट्रोजन की लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन, इसके भी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। अब दोनों एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसके साथ शेयर करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन और ये इसके साथ शेयर करेगा। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं क्योंकि शेयरिंग में सबकी बराबर की हिस्सेदारी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन हम बीच में ड्रा कर लेते हैं। दूसरा ये कि जब हम सर्किल ड्रा करते हैं तो फिर सर्किल हमारा प्रॉपर सर्किल बनता है। तो आप भी जब भी कभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करें या बॉन्डिंग शो करें तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ड्रा कर लें, उसके बाद उनके सिंबल और फिर इनके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं शेयरिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर ड्रा कर दे रहे हैं। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 थे, 3 शेयरिंग कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 हमने ड्रा कर लिया। जब सेल ओवरलैप करेंगी तब इसके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से दोनों के बीच में शेयरिंग के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर 3 पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे। यह है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर।
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने अभी जो भी एग्जांपल्स देखे उसमें देखा कि सेम एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही थी। अब सेम एटम होने पर क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम थी, इसलिए इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई। अगली वीडियो में आपके सामने लाएंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के एटम्स भी आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर चीज़ें क्लियर हुई हों, चीज़ें समझ में आई हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें जो किसी रीज़न से ट्यूशन या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं।